हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फटाफट से आप सभी लोग हमारी आज की क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ में लाइक करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज की प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 22 तक अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप यूपी पेट एग्जाम में अगर 50 में 50 स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट को देखिए, क्योंकि इसमें हम विशेष एनालिसिस के साथ में हम आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स ला रहे हैं और एग्ज़ाम आने तक इसी तरीके से लाते रहेंगे। प्रतिदिन 8 बजे आप शाम को ज़रूर जुड़े हमारे प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस से। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है। हम अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। तो अगर इसके सही आंसर की बात करी जाएगी तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया स्थल है। बोध गया की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है और निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल्गु नदी कहा जाता है। और निरंजना बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी सारनाथ की तो सारनाथ स्थल वर्तमान समय में किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ और कुशीनगर स्थान जो है उत्तर प्रदेश में। अगर बोध गया की बात करी जाएगी तो बोध गया स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थल जो है बिहार में है। वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? बताएंगे। संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु, हिंदी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी सातवाहन वंश की तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा दोस्तों प्राकृत थी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और सातवाहन वंश की अगर बात करी जाएगी, ध्यान से देखेंगे, सातवाहन वंश की तो इसके संस्थापक कौन है? बताइए। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना सिमुक राजा ने की थी। राजा सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राजा सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? विजयपाल, महीपाल, अनंगपाल या फिर गोपाल। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था तो अनंगपाल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अनंगपाल। अनंगपाल तोमर राजवंश का अंतिम राजा था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा, गौरी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या फिर अकबर के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सल्तनत वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी सल्तनत वंश की तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके शासक थे? गुलाम वंश के शासक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश के शासक थे। सभी दोस्तों को ध्यान रखना। अगर बात की जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था तो इनको कहा जाता था लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से कौन जाने जाते थे? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते थे। और इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरान खान भी इन्हें कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के ऐबक को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था कुरान खां और लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। 1206 से 1210 तक इनका शासन काल रहा। 1206 से 1210
1206 से 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके मध्य हुआ? 5 नंबर प्रश्न है आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके मध्य हुआ? औरंगजेब, नादिर शाह, अकबर या फिर तैमूर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अकबर। किसके बीच में हुआ? अकबर के बीच में हुआ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, अकबर के और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में हुआ। और यह युद्ध 1556 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में पानीपत में लड़ा गया। ये पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाता है। और अगर बात करी जाएगी पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में, अगर बात करी जाएगी तो ये 5 नवंबर को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 5 नवंबर को लड़ा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नवंबर 1556। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी संबंधित थे ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत से, अहिंसा और सच्चाई से, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से, सादा जीवन उच्च विचार से। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात करी जाएगी महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी की अगर बात की जाएगी तो महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत से, अहिंसा और सच्चाई से, सादा जीवन और उच्च विचार आदि विचारधाराओं से संबंधित थे। ठीक है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसका किस, यहाँ पर आपका होगा महात्मा गांधी किससे संबंधित नहीं थे। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे महात्मा गांधी किससे संबंधित नहीं थे, तो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन सी आपका, ये आपका तीसरा जो है इसमें आपका नहीं होगा। और इसमें तो आपको देखना है तीसरा जो है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से संबंधित नहीं थे। तो इनके 3 कथन जो सत्य है, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो पहला, दूसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, पहला, दूसरा और चौथा। यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में हमने बताया ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत, अहिंसा और सच्चाई, सादा जीवन और उच्च विचार से संबंधित है। तो इसमें आपका 1, 2 और 4 मिल रहा है। 1 और 2 और 4 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं है? बताएंगे कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह आजाद या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता कौन नहीं है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगर बात की जाएगी गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो ये नरम दल के नेता थे, कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और बनारस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1905 में बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद को पहले या प्रारंभिक चरण को और क्या कहा जाता है? को चरण भी कहा जाता है। तो कौन सा चरण कहा जाता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका ऑप्शन है अंतिम, आरंभिक, माध्यम या फिर संकटपूर्ण। तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण कहते हैं? अंतिम चरण कहते हैं, आरंभिक चरण कहते हैं, माध्यम चरण कहते हैं या फिर संकटपूर्ण चरण कहते हैं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मध्यम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम चरण कहते हैं। अगर बात करी जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करी जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों का विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, कौन सा आंदोलन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के द्वारा किया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर होम रूल? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के द्वारा किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किया गया। अगला जो प्रश्न है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज या फिर सत्य शोधक समाज? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया? मित्र मेला कहा गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मित्र मेला। अगर बात की जाएगी इसका गठन कब किया गया था, तो 1903 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है को हरित गृह कहते हैं क्योंकि? को हरित गृह किसे कहते हैं? CO2। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या है? CO2। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, CO2 को हरित गृह कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरण ऊष्मा को रोक लेती है, या फिर यह सूर्य से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, या फिर यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, या फिर ए व बी दोनों? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात करी जाएगी यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, तो यह इसका एकदम सही है। यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को क्या करती है? रोक लेती है। अगला जो है ध्यान से देखेंगे, यह सूर्य से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यह सूर्य से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, तो सूर्य से विकिरित ऊष्मा को यह रोक नहीं पाती है। अगर बात की जाए यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसमें एकदम करेक्ट आंसर है, ए व सी। CO2 हरित गृह कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, साथ ही साथ यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, और साथ ही साथ यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो अगर पूछा जाए हरित गृह गैस कौन सी है, तो CO2 एक हरित गृह गैस है। इसका कारण है यह विकिरण ऊष्मा को रोक लेती है और बड़े लंबे समय तक वायुमंडल में ठहरती है, जिसके लिए यह तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, और वैश्विक तापन गैस इसलिए इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग गैस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा के नाम बताओ। समतापीय रेखा, समदाबी रेखा, समवर्षा रेखा या समावयवीय रेखा? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है समतापीय रेखा। दोस्तों अगर बात की जाएगी समतापीय रेखा, तो समतापीय रेखा जो है ये समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती हैं। साथ ही साथ ये वैकल्पिक रेखाएं होती है जो समान ताप पर स्थानों को दर्शाती हैं। ठीक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिमाचल पर्वत व इनकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। हिमालय पर्वत युवा, कमजोर और भूगर्भित संरचना में लोचशील है। ऑप्शन बी है, हिमालय को बहती नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया है जो युवावस्था में है। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों गलत है, और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों सही। तो अगर बात की जाएगी हिमालय के संदर्भ में, तो हिमालय पर्वत युवा और कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचशील है, तो ये इसका एकदम सही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छाट दिया है जो युवावस्था में है, यह भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही बनना है, ए व बी दोनों। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बताएंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग या फिर सुवर्ण रेखा?
तो अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र की सहायक रेखा कौन सी, सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुवर्ण रेखा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सुवर्ण रेखा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर बात की जाएगी सुवर्ण रेखा के, तो सुवर्ण रेखा झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो हमने कई बार आपको बताया है, कामेंग, सुबनसिनी, दिहांग, मानस, लोहित, दिबांग, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सारी नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल को विसर्जित करती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अति महत्वपूर्ण है। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देख के बताएंगे। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, अगला है जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। तो इसमें दोस्तों अगर ध्यान से हम थोड़ा देखेंगे तो हमको सही आंसर पता चल जाएगा। अगर बात की जाएगी खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है तो यह एकदम सही है। अगर बात की जाएगी रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च होती है, यह भी आपका सही है। अगर बात की जाए जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। उत्तर भारत में खरीफ ऋतु में क्या किया जाता है, गेहूं की फसल की खेती की जाती है। तो यह आपका एकदम करेक्ट है, यह सही नहीं है। अगर बात की जाएगी गेहूं की फसल की खेती किस में की जाती है, तो गेहूं की फसल की खेती रबी में की जाती है, रबी में की जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई है, बताएंगे। गरीबों और विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवा के लिए, बेरोजगारों के लिए। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है गरीब और विधवाओं के लिए स्वाधार योजना प्रारंभ की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसे 2001-2002 में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया, 2001 से 2 में स्टार्ट किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गरीबों और विधवाओं के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब और विधवाओं तथा अन्य महिलाओं को लाभ पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किसने PURA प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया शुरू किया है। अब्दुल कलाम ने, प्रणब मुखर्जी ने, वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर चरण सिंह ने। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी PURA प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो इसकी शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब्दुल कलाम की अगर बात करी जाएगी तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं भारत के अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये भारत में राष्ट्रपति के रूप में, वैज्ञानिक के साथ साथ में भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में से समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बैंकिंग क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ए व बी दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाएगी राजकोषीय नीति की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इसका निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है केंद्र सरकार। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है, बताएंगे।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? यूके सिन्हा समिति, नंदन नीले करणी समिति, या फिर प्रवीण कुटुंबे समिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात की जाएगी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो नंदन नील करणी समिति का गठन किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा असत्य है बताना है। असत्य कथन कौन सा बताना है? अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो ये एकदम करेक्ट है, आंसर है करेक्ट है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी समान होने का अधिकार है। विधि और कानून के समक्ष अधिकार का कानून अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदर्शित किया गया। अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 16 की दोस्तों, तो अनुच्छेद 16 क्या बताता है? सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर। सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर अनुच्छेद 16 बताता है। अभी इसमें एक छूट गया, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 दोस्तों कहता है धर्म, लिंग, जाति भेद के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 ध्यान रखेंगे, सभी ये याद कर लेंगे। आर्टिकल अति महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाएगी 16 तो बताया सार्वजनिक लोगों को रोजगार में समान अवसर होता है। महिलाओं तथा पुरुष को समान वेतन, समान पद के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 इसका है अस्पृश्यता का अंत। तो ये भी आपका एकदम सही है। तो आपका लास्ट ही ऑप्शन बचा है, यही आपका गलत है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उपाधियों का अंत नहीं होता है। उपाधियों का उन्मूलन जो है किस में होता है? उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में होता है, अनुच्छेद 18 में होता है। दोस्तों अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 19 में क्या होता है? तो अनुच्छेद 19 में होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहने का मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का उन्मूलन, 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या होता है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या होता है? धर्म एवं नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष, विधि या कानून के समक्ष समानता। ये अनुच्छेद हैं। सभी दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 51 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीपीय के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर अगस्त प्रस्ताव। बताएंगे किस आयोग ने स्वतंत्रता आयोग के दौरान उपमहाद्वीपीय त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? कैबिनेट मिशन। दोस्तों कैबिनेट मिशन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन का जो है भेजा गया था तो मार्च 1946 में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कब भेजा गया? मार्च 1946 में। अगला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखेंगे। संविधान सभा के किस नेता को संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर की दोस्तों अगर बात की जाएगी, इन्हें संवैधानिक उपायों में अधिकारों को भारतीय संविधान के हृदय आत्मा माना है। इन्होंने क्या माना है?
संवैधानिक उपायों के अधिकारों को क्या माना है? भारतीय संविधान की हृदय आत्मा माना है। और यह कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद? ध्यान से देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय पत्र जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 32? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? पत्र जारी का अधिकार कौन सर्वोच्च न्यायालय को कौन देता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अगर बात करी जाएगी न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर नाम तो जानते हैं, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने इसे क्या कहा है? तो इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा। अगला प्रश्न क्या है? फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस पदार्थ है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल या फिर ईथर? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है आइडोफॉर्म। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आइडोफॉर्म की अगर बात की जाएगी तो इसका सूत्र क्या होता है? CHI3। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्या होता है? CHI3 इसका सूत्र होता है। और यह ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? यह ठोस अवस्था में होता है। अगर बात की जाएगी किस रंग का होता है? तो पीले रंग का होता है। पीले रंग का दानेदार होता है। पीले रंग का दानेदार होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3 होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। CHCl3। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या आती है? बेहोशी आती है दोस्तों। तो क्लोरोफॉर्म सूंघ के आप सभी लोग सो मत जाना, ध्यान से पढ़ना और इस एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करना, ठीक है। अगर बात की जाएगी एथिल अल्कोहल की, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल किस में प्रयोग किया जाता है? तो यह वार्निश, पेंट आदि में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर को विस्थापित कर देता है? सोना, कापर, जिंक या फिर एल्युमिनियम? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सिल्वर में विस्थापित कर देगा? तो सोना। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। गोल्ड जो है AgNO3 विलयन में से गोल्ड को विस्थापित कर देगा। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगर बात की जाएगी सिल्वर नाइट्रेट विलयन से किसे विस्थापित नहीं कर सकता है? तो गोल्ड को विस्थापित नहीं कर सकता है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर किससे विस्थापित नहीं कर सकेगा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सोना को विस्थापित नहीं कर सकेगा। और अगर बात की जाएगी सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखें, AgNO3। AgNO3 इसका सूत्र है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, 5 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम व 6 ओम को एक बैटरी श्रृंखला में साथ जोड़ा गया है। एक बैटरी श्रृंखला में क्या किया गया है? साथ जोड़ा गया है और 5 ओम प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित की गई है, ठीक है। तो इसमें वोल्ट को एक बैटरी के श्रृंखला में जोड़ा गया है। ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से पुनः पढ़ते हैं। 5 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। 5 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा होगी। तो 5 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी एक बैटरी में श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो श्रृंखला में जोड़ा गया तो कौन सा क्रम बनेगा? श्रेणी क्रम बनेगा। कौन सा क्रम बनेगा? श्रेणी क्रम बनेगा। तो इसमें कैसे क्रम से हैं हम लोग एक बार देख लेंगे, कैसे क्रम से है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, 6 ओम है। तो इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। 2 ओम है, 3 ओम है, 4 है, 5 है और फिर कौन सा है, 6 ओम है। 6 ओम है। तो इस तरीके से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 4 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20। टोटल हमारे हो गए कितना प्रतिरोध हो गया, 20 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो गया। और ओम का नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार धारा क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है I ज्ञात करना है। तो I बराबर हमारा हो जाएगा V अपान आर। तो V हमारा दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखेंगे V कितना दिया हुआ था, तो 6 वोल्ट दिया हुआ था, अगर ध्यान से याद होगा आपको तो 6 वोल्ट दिया हुआ था। और प्रतिरोध कितना है, तो R बराबर हमारा 20 ओम निकल के आया। तो जब 20 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। 0.3 एम्पेयर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सभी दोस्त कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है, बताएंगे। सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है UVA किरण, UVB किरण या फिर UVC किरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि होने का प्रमुख कारण है। इसका एकदम करेक्ट आंसर है UVB विकिरण। क्या कहते हैं, UVB विकिरण। UVB विकिरण की अगर बात करी जाएगी, UVB विकिरण की बात की जाएगी तो इसकी तरंगदैर्घ्य की रेंज क्या होगी, तो 280 से 320। कितनी होगी, 280 से 320 इसकी रेंज होगी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। किस अंग के अंदर पित्ताशय होता है, बताएंगे। अग्नाशय, यकृत, वृक्क या फिर छोटी आंत। तो किसके अंदर पित्ताशय अवस्थित होता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों यकृत। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यकृत की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यकृत गहरे लाल रंग का, कत्थई रंग की कोमल और साथ ही साथ में लगभग यह 1.5 किग्रा भार का होता है। कितने केजी भार का होता है, 1.5 केजी भार का होता है यकृत। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बताएंगे। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यकृत के अंतर्गत क्या होता है, पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय होता है। पित्ताशय जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, गाल ब्लेडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गाल ब्लेडर कहते हैं। और पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में दोस्तों पित्त रस होता है। क्या होता है, पित्त रस होता है जो कि भोजन को पचाता है। तो भोजन को पचाने में कौन सा रस सहायक होता है, तो उसका नाम है पित्ताशय में स्थित जो पित्त रस होता है। तो भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होता है, भोजन को पाचन में सहायक होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सी महिला निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रपति बनी है, बताएंगे। एलिजा फ्रिक्स, कैटलीन नोवाक, मेलानिया टूडो या फिर कैपलिना गुटारेस। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या आपको याद है, सभी दोस्त याद रखेंगे। हंगरी की अगर बात करी जाएगी तो हंगरी के देश के बारे में अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो आप लोग कैसे याद करेंगे, तो याद रखेंगे बूढ़ी भूखी बिल्ली। क्या याद रखेंगे, बूढ़ी भूखी बिल्ली। बूढ़ी भूखी बिल्ली याद करेंगे और इसी से हम आपको सारा याद करवा देंगे। बूढ़ी, तो बूढ़ी से होता है, हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी है बूडापेस्ट। क्या है, बूडापेस्ट। बूडापेस्ट है हंगरी की राजधानी, बूडापेस्ट। भूखी को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, कहेंगे बहुत हंगरी। हंगरी माने होता है भूखा, भूखी, तो हंगरी कहा जाएगा। तो हंगरी की राजधानी क्या है, बूडापेस्ट है। अगर बात की जाए बिल्ली की, तो बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैट।
कैट, क्या कहते हैं, कैट, और कैट से हमारा बनेगा कैटलिन नोवाक। और कैटलिन नोवाक अभी क्या बनी है, कैटलिन नोवाक अभी हंगरी की राष्ट्रपति बनी है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से ट्रिक से मज़े से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बूढ़ी बिल्ली, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और इसके राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बनी है, जिनका नाम है कैटलिन नोवाक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऊंट व संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में ऊंट के विकास नीति को लागू करने की घोषणा की गई है। राजस्थान की अगर बात की जाएगी तो इसके वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, बताएंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत। कलराज मिश्र क्या है, कलराज मिश्र, अशोक गहलोत सीएम है, और साथ ही साथ कलराज मिश्र क्या है, तो कलराज मिश्र हैं इसके गवर्नर। ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी राजस्थान के लोक नृत्य, तो लोक नृत्य है सुई सिनी। क्या है, सुई सिनी। घापाल, सुई सिनी हो गया, घापाल हो गया, पनिहारिन हो गया, पनिहारी हो गया। सुई सिनी, घापाल, पनिहारी, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौका सेवा के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, और डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी दोस्त। तो अगर बात करी जाएगी नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, फरवरी 2022 में से निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान प्रदान किया गया है? तो हिलाल पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया है, बिल गेट्स को प्रदान किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हिलाल पाकिस्तान की बात की जाएगी तो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का पहला सर्वोच्च सम्मान है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी पाकिस्तान में वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है, आरिफ अलवी हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाएगी शहबाज शरीफ हैं। कौन है, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। अगर बात की जाएगी अभी हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, उनका नाम है इमरान खान। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है? श्रुति देसाई, कला रामचंद्रन, प्रीति ओहरा या फिर नीलम आचार्य। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है कौन, कला रामचंद्रन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कला रामचंद्रन। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। 26 जनवरी 2022 को संपूर्ण भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 26 जनवरी 2022 को संपूर्ण भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए 73वां गणतंत्र दिवस। और इस बार कहाँ की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है, तो उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ की झांकी। किसके, बाबा विश्वनाथ की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबा विश्वनाथ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है? चंद्रशेखर आजाद, भूपेंद्र नाथ दत्त, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थानांतरित की गई है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगर बात की जाएगी सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। दोस्तों कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इनके 23 जनवरी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
तो 23 जनवरी को नेताजी पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल ही में नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया? शिंजो अबे को दिया गया। किसे दिया गया? शिंजो अबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और एक और पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा प्रदान किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि इस बार किसको प्रदान किया गया? तो अगर बात करी जाएगी प्रोफेसर दीपक धर को प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी संस्थागत रूप से, तो गुजरात आपदा प्रबंधन को प्रदान किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 लोगों को प्रदान किया गया है। 2 लोगों को ही प्रदान किया जाता है 2 स्तर पर। एक तो आपका व्यक्तिगत स्तर पर प्रोफेसर दीपक धर को, और अगर बात की जाएगी संस्थागत स्तर पर तो गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 21 जनवरी? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 24 जनवरी। 24 जनवरी को दोस्तों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का प्लान किया है या ऐलान किया है? तो इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? बांदुग, नूसनतारा, देपासर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंडोनेशिया के द्वारा नूसनतारा को अपनी नई राजधानी बनाई गई है, घोषित किया गया है, ऐलान किया गया है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सा ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है क्या है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। बताना है आपको बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के, विज्ञान से, कृषि से या फिर चिकित्सा से? तो बोरलाग पुरस्कार की दोस्तों अगर बात की जाएगी नॉर्मन बोरलाग, तो नॉर्मन बोरलाग कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ये पुरस्कार सबसे पहले कृषि से संबंधित है। अगर बात की जाएगी नॉर्मन बोरलाग की, तो नॉर्मन बोरलाग किससे संबंधित है? तो नॉर्मन बोरलाग दोस्तों कौन थे? तो नॉर्मन बोरलाग हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के क्या हैं? पप्पा हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी भारत में कौन है, तो भारत में है MS स्वामीनाथन। कौन है? भारत में है MS स्वामीनाथन। भारत में है MS स्वामीनाथन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से 2 देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले हैं, बताओ। इनमें से 2 देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात टेस्ट क्रिकेट मैच खेले हैं, बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पहला दिन रात का टेस्ट मैच किसके द्वारा खेला गया है? क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है एडिलेड ओवल का। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला दिन रात का टेस्ट मैच खेला गया है, एडिलेड में खेला गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फटाफट से देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरो किस देश की मुद्रा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यूके की, स्वीडन की, यूरोपीय जोन की या फिर डेनमार्क की? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी यूरो की, तो यूरो किसकी मुद्रा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यूरो जो है वह यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? 28 सदस्य देश हैं। 28 सदस्य देश हैं। और यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर पड़ता है? तो बेल्जियम देश में पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ पर पड़ता है? बेल्जियम में। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भूटान की राजभाषा क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भूटान की राजभाषा क्या है? तो भूटान की अगर बात की जाएगी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, जोगखा या फिर खमेर। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भूटान की तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इसकी राजभाषा क्या है। तो भूटान की अगर बात की जाएगी तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू है इसकी राजधानी। थिम्पू इसकी राजधानी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह भारत से सीमा बनाने वाला राज्य है। अगर बात की जाएगी इसकी राजभाषा कौन है? तो जोरखा इसकी राजभाषा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जोरखा इसकी राजभाषा है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एग्जाम वॉरियर्स लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश जी पटेल, डी पटेल, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर। कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी गई है। इसका विमोचन 3 फरवरी सन 2018 को किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें बच्चों को परीक्षा से संबंध में होने वाली चिंता समस्या से निपटने के लिए और तनाव मुक्त होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है CIBIL का पूर्ण रूप कौन सा है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, कोड इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड या फिर कमर्शियल ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी CIBIL इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसका पूर्ण रूप है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह भारत की पहली क्रेडिट कंपनी है। तो भारत की पहली क्रेडिट कंपनी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे भारत की पहली क्रेडिट कंपनी है CIBIL जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना सन 2000 में की गई। तो सबसे पहली क्रेडिट कंपनी है, आप लोगों को ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है, CIBIL। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लोब या फिर गोल्डन कैप। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी फीफा विश्व कप में पुरस्कारों में गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे हम आपको बताए दे रहे हैं। अगर बात करी जाएगी गोल्डन बूट की तो गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को क्या मिलता है? गोल्डन बूट मिलते हैं। अगर बात की जाएगी गोल्डन बॉल को, सबसे ज़्यादा जो है गोल्डन बूट किसे मिलते हैं? तो गोल्डन बूट जो सबसे ज़्यादा अधिक गोल करता है। अगर बात की जाएगी गोल्डन बॉल किसे मिलता है? तो जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसे क्या मिलता है? ध्यान रखेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को क्या मिलता है? सबसे अच्छे खिलाड़ी को क्या मिलता है? गोल्डन बॉल मिलता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अगर बात की जाएगी गोल्डन ग्लोब किसे मिलता है? तो गोल्डन ग्लोब सबसे अच्छा जो गोलकीपर होता है उसे मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी गोल्डन कैप, तो गोल्डन कैप किसे मिलता है बताएंगे। इसके साथ ही साथ में फेयर प्ले ट्रॉफी जो है किसे भी दिया जाता है? तो बेहतरीन अनुशासन से खेलने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नागपुर, बेंगलुरु, वाराणसी या फिर नई दिल्ली। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो इसकी स्थापना 1954 में की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोल्फ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस
किस दिन मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 5 जून को, 15 दिसंबर को या फिर 30 अक्टूबर को। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बहुत सारी ट्रिक बताई है, पूरी एक कहानी बताई है। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका किसका मुख्यालय है जानने के लिए कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रिक उसमें इंक्लूड कर देंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड की ट्रिक क्या है, कहानी क्या है, पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो WHO की अगर बात की जाएगी, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो 7 अप्रैल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये हमारे आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर बार कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।